हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड खुश होंगे। आज का वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, जो कि 24 जून शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, ग्रेजुएट लेवल का, उसके पूरे जीके के 40 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। 67वें जीबीएम के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है अमरदीप सिंह भाटिया। एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। एपीओ एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। महासचिव इसके डॉक्टर इंदिरा प्रदना सिंगविंता जी हैं, जो इंडोनेशिया के हैं। सदस्य इसके 21 हैं, जैसे एग्जाम्पल भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया एक्सेट्रा। उद्देश्य एपीओ के हैं एशियाई प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। भारत ने अभी 2025 में 20 और 22 मई को जो इंडोनेशिया के जकार्ता में 67th शासी निकाय बैठक जो आयोजित हुई थी, उसमें 2025 और 26 की मेंबरशिप ले ली है। मीन्स एपीओ की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर ग्रहण कर ली है। तो 2025 और 26 के लिए जो भारत है वो इसकी अध्यक्षता करेगा एपीओ की। इसलिए ये करंट अफेयर के उसमें इम्पोर्टेंट बना। नेक्स्ट ने जनवरी 2025 में इसरो 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा अध्यक्षता किसने की। तो इसरो के चेयरमैन जो है वो डॉक्टर नारायण है। तो कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 3 लगाया होगा इसमें, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Dr. Jitendra Singh Rana is an Indian physician and politician who is serving as the 18th Minister of Science and Technology and Minister of Earth Science 2024। सो 2024 से ये 18वें मिनिस्टर बने हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट के जो हैं इसके मिनिस्टर बने हैं। इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है ये अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पास एक वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। दूसरा है इसमें भारतीय थल सेना के पेरा, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो शामिल थे। तीसरा ऑप्शन है इसका मुख्य उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध में संयुक्त परिचालन को बढ़ाना था। इस अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाव अभियान शामिल थे। इसका करेक्ट आंसर है कथन सेकंड एंड फोर्थ। मतलब इसमें भारतीय थल सेना के पेरा, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो शामिल थे, और इस अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाव अभियान शामिल है। 2025 में हुए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की लिस्ट यहाँ पर है। जैसे फरवरी 2025 में जो एक्सरसाइज हुई थी वो थी इक्विवेरिन, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में हुई थी, और ये मालदीव में हुई थी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हुई थी फरवरी 24-28 फरवरी 24 से लेकर 28 फरवरी तक 2025 में। वो थी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। जो डेजर्ट हंट से रिलेटेड अभी जो क्वेश्चन हमने पीछे देखा, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में जो कथन पूछे थे वो यही था, फरवरी 2025 में हुआ था। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने, जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ था। तीसरा हुआ था मार्च 2025 में,
बोनो सागर नेवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था, जो बे ऑफ बंगाल में हुआ। मार्च 2025 में ही वरुणा नेवल एक्सरसाइज हुई थी, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, जो अरेबियन सी में हुई थी। मार्च में ही एक और एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड द यूएस के बीच में हुई थी, जो एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में हुई। मार्च में ही इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड रशिया के बीच में, जो 2 फेसेस में हुई थी बे ऑफ बंगाल। अप्रैल में जो एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुई थी और ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया में हुई थी। अप्रैल में एक और एक्सरसाइज हुई थी, डस्ट लिंक 4 मिलिट्री एक्सरसाइज, जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी, जो पुणे में हुई थी। ठीक है, जून में ही एक और एक्सरसाइज हुई थी, पैसेज एक्सरसाइज, जो इंडिया यूके के बीच में हुई थी नॉर्थ अरेबियन सी में। जून से लेकर जुलाई तक एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये। जुलाई में जो अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है जा माता एक्सरसाइज, जो जापान और इंडिया के कोस्ट गार्ड में हुई है और ये चेन्नई में हुई है। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्स में डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांवों ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है? करेक्ट आंसर है इसका 6.25 लाख। 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना। चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास हो। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया था। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा कि 5 अगस्त चंद्रयान ने चंद्र कक्षा में किस तारीख को प्रवेश किया था? तो करेक्ट आंसर होगा 5 अगस्त। और ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की। सो जो 23 अगस्त है उस तारीख को इसने लैंडिंग की थी चंद्रमा पर। ठीक है, वो 23 अगस्त को ही हमने जो है भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था, जो कि आपका क्वेश्चन था। 23 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था। ओके, इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिति की मेजबानी की? इसका करेक्ट आंसर है बुडापेस्ट। 2024 में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, ONOS योजना का उद्देश्य समस्त भारत के शोध संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। ऑप्शन सेकंड है, इन फ्लिपनेट सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन जर्नलों के सदस्यता शुल्क से संबंधित वित्तीय लेन देन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक, मीन्स कथन एक ही इसमें करेक्ट है।
ONOS योजना का उद्देश्य समस्त भारत के शोध संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कितनी धनराशि संवितरित की जाएगी? करेक्ट आंसर है 1 लाख करोड़। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है फैज अहमद किदवई। करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और भी है। हाँ, संस्मरण या आत्मकथा हेतु 2025 का पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। आगे और भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको अवार्ड्स करंट अफेयर में स्पेशली याद रखना है। जैसे इसका करेक्ट आंसर है फीडिंग घोस्ट बाय टेसा हल्स। फरवरी 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है दीपक कुमार केडिया। मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया? आंसर है चीन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है थानेसर। जो इनके पिता थे वह थानेसर के राजा थे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन जी के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। रियासतों में एंग्लो इंडियन, सो एंग्लो इंडियन का सेंस होता है जो आउट ऑफ इंडिया से होते हैं, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है। मुल्की, मुल्की मतलब तो इंडियन हो गया, जो इंडिया के हैं सिटीजन। तो सेकंड ऑप्शन है गैर मुल्की, गैर मुल्की मतलब जो आउट ऑफ इंडिया के हैं, इंडिया से बाहर के हैं, जो मतलब हमारे देश के नहीं है, विदेशी है। तीसरा ऑप्शन है जागीरदार, चौथा है जमींदार। सो एंग्लो इंडियन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि गैर मुल्की, आउट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, जो इंडिया का पर्सन नहीं है। सो गैर मुल्की इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। हर्षवर्धन के बारे में कुछ मुख्य बातें अगर हम करें तो शासनकाल इनका 606 ईस्वी से 657 ईस्वी तक था, सॉरी 647 ईस्वी तक था। वंश पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश से थे ये हर्षवर्धन जी। पिता इनके प्रभाकर वर्धन जी थे, जो जिनकी राजधानी कन्नौज थी। विशाल साम्राज्य इनका साम्राज्य उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट जी थे। चीनी यात्री ह्वेन जी आए थे इनके काल में। अन्य नाम इनका हर्ष है। हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, जो थानेसर के राजा थे। इनके जो पिता थे वह थानेसर के राजा थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने 606 में 16 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, साहित्य और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? सो करेक्ट आंसर है इसका मुगल राजवंश। आपको बताना है मुझे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि तोप का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले हुआ और किसने किया। चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था भारत में युद्ध में, लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उस युद्ध का नाम बताना है कि किस युद्ध में बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था और किसके विरुद्ध किया था।
ठीक है। मुगल राजवंश की मुख्य बातें ये हैं कि इसके संस्थापक जो हैं वो बाबर थे, जो 1526 से 1530 तक जिन्होंने शासन किया था। इनका शासन काल मुगल वंश का 1526 से 1857 तक था। राजधानी इनकी आगरा और दिल्ली थी। भाषा इनकी फारसी थी। धर्म इनका इस्लाम था। महत्वपूर्ण शासक मुगल राजवंश के रहे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, और औरंगजेब। 1857 में ब्रिटिश राज द्वारा इसका पतन हो गया था। ये राजवंश समाप्त कर दिया गया था। हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। 1957 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? करेक्ट आंसर है 20% से कम। ये क्वेश्चन 1957 के, सॉरी 57 निकल रहा है बार बार, 1947 के की जो सेंसस मतलब जो जनती उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो अब इतना पुराना सेंसस मींस जनगणना तो हम पढ़ते नहीं, हम मोस्टली 2000 की जनगणना ही पढ़कर जाते हैं। बट अगर ये ईयर देखा है तो बहुत इम्पोर्टेंट ईयर रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। इस साल इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये चीज, ये क्वेश्चन अगर आपने डाटा नहीं भी पढ़ा हो, का डेटा नहीं भी पढ़ा हो गणना का, तो भी आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है, बोला ही हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए प्राप्य थी, मतलब कि उतनी एजुकेटेड नहीं थी, उतना एजुकेशन प्राप्त करना इजी नहीं था। तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन, पहला है 50%, दूसरा है 20, तीसरा है 90% के करीब, चौथा है 75। तो 90% बहुत ज्यादा हाई रेट हो गया, तो हो सकता 75% भी नहीं हो सकता। इतनी ज्यादा तो एजुकेटेड ही इंडिया उस समय, क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया हुआ है ये। अब ऑप्शन हमारे पास बचते हैं 15%, 50%, सॉरी, और 50%। ईगल की बात करें तो उस समय भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, उनके लिए बहुत प्राप्त करना, तो 50% भी इसका आंसर होना मुश्किल है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑब्वियसली परसेंट ही होगा, है ना। तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन था, अगर जिसने डेटा नहीं भी पढ़ा हो भी वो आंसर दे सकता था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्काल को संदर्भित करता है। हिंदुओं और मुसलमानों पर अंग्रेजों द्वारा गए प्रतिबंध। जो सन्यासी विद्रोह है, बहुत सारे विद्रोह इसमें पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में। सो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए विद्रोह अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763 लेके 1800 के बीच बंगाल और बिहार में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है वो बंगाल और बिहार में हुआ था, और एक सशस्त्र विद्रोह था ये। इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक भिक्षुओं ने किया था, जो कि नचवे फकीरों ने किया था, जिसमें किसानों और बेदखल जमींदारों ने भी भाग लिया था। ये विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था, जो आर्थिक कठिनाई और धार्मिक प्रतिबंधों का कारण बन रही थी। ठीक है। इस विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता थे भवानी पाठक, मजनू शाह, देवी चौधुरानी, चिराग अली, मूसा शाह। भवानी पाठक वह बक्सर के जासो गांव के एक भूमिहार थे और विद्रोह के मुख्य नेता माने जाते हैं। मजनू शाह जी एक फकीर थे जिन्होंने सन्यासियों के साथ मिलकर काम किया और विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवी जी जो थी वह एक प्रसिद्ध महिला नेता थी जिन्होंने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, और चिराग अली वह भी विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मूसा शाह भी एक विद्रोह में शामिल।
औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? सॉरी, ये अनुमानित लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 से 32 वर्ष। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस वाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है आपको स्वतंत्रता के समय की अनुमानित जीवन प्रत्याशा है, मतलब कि 1947 से ही जनगणना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी, मतलब उस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुश्किल होती थी लोगों के लिए प्राप्त करना, इजी नहीं होता था, हॉस्पिटल्स भी इतने नहीं थे और लोग उतना जाते भी नहीं थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। तो जीवन प्रत्याशा क्या थी उस समय की? 60 से 65 वर्ष तो हो नहीं सकती, जो ऑप्शन 3 में है, ये तो बहुत ज्यादा हाई हो गया। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो 60 से 65 वर्ष तो आज भी बहुत कम लोग ही जी पा रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है 55 टू 60 ईयर्स, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। 22 से 45 वर्ष और 30 से 32, ये दो ऑप्शन में डाउट हो सकता है। अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो उस समय ये दो में आपको डाउट होता, बट फिर भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है कि काफी हद तक अप्राप्य थी, तो आई थिंक 30 से 32 वर्ष कॉमन सेंस से आप लगा सकते थे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? करेक्ट ऑप्शन है इसका धमेक स्तूप। बुद्ध से रिलेटेड कुछ तीर्थ स्थल जो हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 7 मुख्य तीर्थ माने जा रहे हैं। पहला है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा है सारनाथ, जहां बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। सारनाथ में ही है धमेक स्तूप, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो धमेक स्तूप था, और धमेक स्तूप है सारनाथ में। कुशीनगर, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। दीक्षा भूमि नागपुर में है, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नेचुआ जलालपुर गोपालगंज बिहार, जहां से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह जीने का ज्ञान देना शुरू किया। राजगृह नालंदा बिहार, जहां वेणु वन में रहकर विकास किया। भारत के कुछ प्रमुख बौद्ध स्तूप हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये भारत के सबसे पुराने पत्थर के स्मारकों में से एक है और सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप सारनाथ में ही है। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक विशाल स्तूप है जो बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो कई स्तूप और विहार स्थित है। जहाँ बरहूत स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्राचीन स्तूप है जो अपनी कलात्मक सजावट के लिए जाना जाता है। वैशाली स्तूप बिहार में स्थित है। ये बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। रामग्राम स्तूप नेपाल में स्थित है। यह बुद्ध के अवशेषों को समर्पित एक और महत्वपूर्ण स्तूप है। कुशीनगर स्तूप उत्तर प्रदेश में है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है। निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया? करेक्ट आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई हैं उनमें पहली 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट आगमन हुआ था। पुर्तगाली उपस्थिति की शुरुआत का प्रतीक है ये। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जो ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
सो उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1602 में हुई। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंप्यूटर, नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर है। उसका पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2019 इंटरफेस में वर्तमान प्रेजेंटेशन में परिवर्तनों को त्वरित रूप से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 3। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच मौलिक अंतर का सही ढंग वर्णन किस विकल्प में किया गया है? आंसर है सेकंड। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में डेटा भेजने में सक्षम बनाती है, जबकि आउटपुट डिवाइस संसाधित जानकारियों को उपयोगकर्ता तक वापस संचारित करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे इनपुट डिवाइसेस में होते हैं आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस में आते हैं जो आपके सिस्टम में इनपुट देते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो उपयोगकर्ता को वापस आउटपुट, जैसे प्रिंटर हुआ, डेस्कटॉप हुआ, स्पीकर है। सो ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। विंडोज ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित पावरशेल कमांड क्या करेगा? कमांड रिमूव आइटम, C:/locks विकर्स फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है C:/locks के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर डिलीट कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है रिमूव, कमांड रिमूव। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित पावरशेल कमांड क्या करेगा? कमांड रिमूव आइटम। सो यहाँ रिमूव आइटम लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली डिलीट ही करेगा। इसका पहला ऑप्शन क्या था? फोल्डर को रिसाइकल बिन में मूव करेगा। लॉक्स के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर डिलीट करेगा। लॉक्स के अंतर्गत केवल खाली फोल्डरों को डिलीट करेगा, केवल फाइलें डिलीट करेगा, फोल्डरों को वैसे ही रहने देगा। बट इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। लॉक्स के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर डिलीट कर देगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर केस अक्षर बी के आस्की मान को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर 66। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरेक्शन का प्राथमिक साधन होने की सबसे कम संभावना है? कंप्यूटर से जुड़ा, करेक्ट आंसर इसका कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी। इसका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है धन विधेयक। एक विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाता है लोकसभा में। उसके अलावा जैसे विधेयक हुआ, सार्वजनिक विधेयक हुआ, साधारण विधेयक हुआ, इसको जरूरत नहीं पड़ती राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की। बट धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको कंपलसरी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाए इसके लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाएगी? सो ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्य, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर है इसका भारत संबंधित राज्य के राज्यपाल। जो के होते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सो राज्य के लेखों को तो राज्यपाल को ही देंगे वो। ठीक है, राष्ट्रपति को तो वो नेशनल लेवल की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख? तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख, अनुच्छेद
1 से लेकर 4 तक। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है पूर्वोत्तर भारत। पहली अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और छठी अनुसूची की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सॉरी गाइस, क्या स्पीड में बोलते बोलते थोड़ा कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो प्लीज आप उसको उतना माइंड मत कीजिएगा। ओके, सो इसका आंसर करेक्ट आंसर था पूर्वोत्तर भारत। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कब लागू किए गए? करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है? करेक्ट आंसर है पदार्थ का रंग। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र है? करेक्ट आंसर है कोणीय त्वरण। असंतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। संतुलित आहार, इसका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है ऊर्जा के लिए इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। इसमें केवल फल और सब्जियां शामिल होते हैं। रोगों के बचाव के लिए इसमें बसों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा संतुलित आहार, तो संतुलित है मतलब बैलेंस है, तो उसमें पोषक तत्व भी और उचित मात्रा में ही होंगे, इसलिए तभी वो संतुलित आहार है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी? करेक्ट आंसर है कंपनी अधिनियम 1956। दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। भारत कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? अब यहाँ पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पहला है पूर्वी राजस्थान, गंगा बेसिन, उत्तरी हिमालय, लद्दाख क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश। सो यहाँ ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता। सो उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ भौतिक बाधाएं भी हैं और सीमित अभिगम्यता है, जिसकी वजह से न्यूनतम जनसंख्या कहाँ हो सकती है? ऑब्वियसली लद्दाख क्षेत्र उत्तरी हिमालय में ही हो सकती है ना। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था आई थिंक। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? उसका करेक्ट आंसर है मालवा का पठार। आप नर्मदा नदी देखेंगे जो मध्य प्रदेश से गुजरती है, अमरकंटक से निकली है। सो नर्मदा नदी के उत्तर में है मालवा का पठार और नर्मदा नदी के दक्षिण में है दक्कन का पठार। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, उसका एरिया दक्कन का पठार है। तेलंगाना का पठार उसके नीचे है, कर्नाटक का पठार उसके भी नीचे है। नर्मदा नदी के ऊपर है आपका मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर है 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर। आर्ट एंड कल्चर पिथौरा कलाकृति मुख्यतः कौन छूता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लखेरा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स। इसका क्वेश्चन है 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? करेक्ट आंसर है रांची।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको हेल्पफुल लग रही हैं, ताकि मैं मोटिवेशन मिले मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।